औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन और उसकी तरफ से तालीमी सिलसिला का इनकाद जो हमने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से जारी है। और आज जगह जो हमारा टॉपिक है प्रायर ईयर रिफंड एडजस्टमेंट, उस पर जब हमें नोटिस आते हैं 121 के और 122(5)(a) के, 221 के और 122(5)(a) के, तो उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पीकर उस्मान खान साहब ने बड़ी अरक्रेज़ी से इसको तैयार किया और इंशाअल्लाह आप सबको मुस्तफ़िद करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमाने के लिए मैं जनाब इरफान अली सिद्दीकी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और आज के सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को गरमाने के लिए मैं जनाब हाजी मोहम्मद खलील साहब एडवोकेट हाई कोर्ट से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। दुरूशी पढ़ें जी सब। दुरूशी वाहिद इबादत है जो खालिक और मखलूक पढ़ रहे हैं, तो एक सबको दुरूशी पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूँ मैं अपना कासाए जाम, तजल्लियात से भर लूँ मैं अपना कासाए जाम। कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। आज का पहला सेशन जो हमारा प्रायर ईयर रिफंड के ऊपर है, इसके लिए मैं जनाब मोहम्मद उस्मान खान चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंतहाई हमारे मेहनती और काबल टैक्स कंसल्टेंट हैं,
इन्होंने अपना एक मकाम बनाया है टैक्स कंसल्टेंसी में, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सेशन शुरू करें। दूसरे नंबर पे थोड़ी थोड़ी सी अपने हाज़रीन से भी गुजारिश होगी कि हमारा सेशन क्योंकि लाइव चल रहा होता है और हमारा इस पर बहुत सारे हमें कमेंट्स और बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, तो उनका कहना ये होता है जी कि हमें क्योंकि स्पीकर नज़र आ रहा होता है, बाकी हाज़रीन नज़र नहीं आते, तो स्पीकर को इंटरप्शन आप ना करें। आप एक क्वेश्चन आंसर आप बल्कि खाने-पीने का भी आप वक़्फ़ा है ना, वो आप अलहदा से कर लिया करें। तो स्पीकर को आप प्रेजेंटेशन मुकम्मल करने दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का हम अगर तो बहुत ज़रूरी बात है कि जी उसको कहीं पे मुझसे गलती हो जाती है, स्पीकर से कोई इंसान गलती का पुतला है, वहाँ तशरीफ़ फरमा दें। अगर उसमें कोई इजाफ़ा करना है तो फिर इंशाल्लाह हम उसमें या कोई चीज़ क्लैरिफ़िकेशन है तो वो आखिर में हम क्वेश्चन आंसर में हम कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर होता है इंटरेक्टिव हो ना, इंटरेक्टिव तो वो वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें उससे वो हमें साथ का साथ ही मसला हल हमें होता तो रहता समझ आ रही है, होती वरना है। बाद में जो है ना वो बैकग्राउंड नहीं रहता, कुछ नहीं नहीं, रहता, जब बंदा क्वेश्चन करता है ना, हाँ जी। वो बैकग्राउंड नहीं रहता, वो जिस बैकग्राउंड में बात हो उसमें रही होती है, उसमें ऐसे है कि हमें तो समझ आ रही होती है, लेकिन जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन और बाकी वो भी वो एक बेहतर अच्छी है ना, खासी बर्दाश्त करें। 400-500 की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो हमें बाकायदा रेगुलर हमारा वीकली प्रोग्राम को वो व्यू कर रहे हैं। एतराज़ के एक दो पहिया है। नहीं, नहीं एतराज़ सबका ही है जी। वो कहते हैं जी कि हमें ना फिर वो होता है कि जी लेक्चर ख़त्म हो जाए ना, एक लेक्चर की कंटिन्यूटी हम लेक्चर को बेसिकली फ़ोकस कर रहे होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाए उसके बाद हम फिर उस्मान खान साहब क्लैपिंग्स के साथ। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुल्तान टैक्स बार की जो एग्ज़ेक्टिव बॉडी है और मिस्टर इमरान गाज़ी हैं जनरल सेक्रेटरी, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ मदऊ किया और मुझे यहाँ अपने ख़यालात का इज़हार करने का और एक्सप्लेन करने का जो है ना अपॉर्चुनिटी दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेक्टिव भी है और काफ़ी आजकल जो नोटिसेस का सिलसिला जारी है, क्योंकि एक तो ईयर एंड आपको पता है कि जब भी कोई ईयर क्लोज़ हो रहा होता है, मई जून का महीना, उस हवाले से डिपार्टमेंटल नोटिसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो यानी बाकी साल के जो महीने हैं उनकी निस्बत काफ़ी इसमें नोटिसेस आ रहे होते हैं टैक्स पेयर्स को। तो उस हवाले से ये सेशन इस वक्त में रखा गया है, तो ये बहुत यानी कि रेलेवेंट एक तरह से है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है प्रायर ईयर रिफ़ंड एडजस्टमेंट। ठीक है जी। और नोटिसेस अंडर सेक्शन 221 एंड अंडर सेक्शन 122 5A, ये सिलसिला जो है ना वो जारी है। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बयान कर दूँ। इसमें ये प्रायर ईयर रिफ़ंड एडजस्टमेंट का जो कॉलम है, जो ऑप्शन है, ये रिफ़ंड रूल्स के अंदर मौजूद है और जो भी इसके अंदर जो फॉर्मेट आता है FBR की जानिब से, उसमें ये जो एडजस्टमेंट की ऑप्शन है ये अवेलेबल। ठीक है जी, ये बिल्कुल अवेलेबल थी विदाउट एनी कंडीशन। टैक्स ईयर 2021 तक डिपार्टमेंट खामोश था और किसी को नहीं इस बारे में पता था कि जी क्या हो रहा है। अच्छा, और स्ट्रेट अवे सब ने यानी पिछले सालों में इसकी एडजस्टमेंट जो है वो लेते रहे हैं। तो और उसके बाद टैक्स ईयर 2022 से ऑनवर्ड इसमें काफ़ी फोकस हुआ कि ये जनाब ये लोग अवेल कर रहे हैं, इसको ऑप्शन को अवेल कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब कि वेरिफिकेशन है, क्या इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। ठीक है ना। प्रायर ईयर रिफंड एडजस्टमेंट अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है ना। तो उसमें फिर 2022 में फिर ये काफ़ी शोर मचा, फिर काफ़ी टैक्स बार ने भी इसको मसले को हाईलाइट किया और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि जी सेक्शन 170 की जो एप्लीकेशन है इसको उसके साथ कंडीशनल कर दिया गया कि जी जो बंदा भी रिफ़ंड की एडजस्टमेंट लेना चाह रहा है वो पहले क्या करे,
170 की एप्लीकेशन फ़ाइल करे रेलेवेंट टैक्स ईयर की, जिसमें वो एडजस्टमेंट जिस साल की लेना चाह रहा है वो पहले एप्लीकेशन फ़ाइल करे, फिर ये यहाँ ले। और सिस्टम आयरस जो एफबीआर का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब अगर कोई इसमें एडजस्टमेंट करता है तो और उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं है तो वो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता, जो कि हम समझते हैं कि कोई ऐसी लीगल कंपल्शन या कोई मैंडेटरी ऐसी रिक्वायरमेंट लॉ एज़ पर लॉ वो मौजूद नहीं है। और सिस्टम में ये जो है ना वो टैक्स पेयर के लिए ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है, जो कि हम समझते हैं कि उसको उस तरह से नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना भी चाहते हैं तो वो एज़ पर लॉ होनी चाहिए, उसको लीगल उसकी रिक्वायरमेंट और वो सारा होना चाहिए। उसके बाद फिर सिस्टम में भी इसको अमेंड किया जाए। तो लेकिन ये करंट पोजीशन ऐसे ही है, आज की जो सूरत हाल है वो इसी तरह ही है। अच्छा, अब जो जिन लोगों ने ये एडजस्टमेंट ली हुई है, क्योंकि अब ये जो साल 2024 है, टैक्स ईयर 2018 एक्सपायर हो रहा है, हम सब जानते हैं, और नोटिस सारे जो आ रहे हैं लोगों को वो टैक्स ईयर 18 के बाद के भी आ रहे हैं और बाद के भी आ रहे हैं और 18 के ज़्यादा आ रहे हैं, बाद के भी आ रहे हैं। तो 18 में और उसके बाद ऑनवर्ड एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं और एज़ पर रूल्स, इनकम टैक्स रूल में जैसे मैंने कहा कि जी वो रिटर्न में उसकी ऑप्शन गुंजाइश मौजूद है एज़ पर लॉ, तो उसके मुताबिक टैक्स पेयर ने लिए। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो उसको कैसे डील कर रहा है वो अब मैं पहले इसको बयान करते हैं फिर इसको देखते हैं। इसमें सेक्शन 221 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दैट रेक्टिफिकेशन कौन सी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दैट आर एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड देखे वेरी मच क्लियर कि जी ये अवेलेबल है, एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। आगे दो हैं, एरर ऑफ लॉ एंड एर- एरर ऑफ फैक्ट। एरर ऑफ फैक्ट। लेकिन जो सेक्शन यानी शुरू जो इससे डील करता है 221 जो शुरू हो रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दैट आर एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो उसमें ये नोटिस किए गए। अच्छा, फिर उसमें जब नोटिस हुए तो जब यानी डिपार्टमेंट ने तो उसको करके और टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अच्छा, और कोई बात नहीं सुनी, हालांकि सब ने एक ही बात की कि सब टैक्स पेयर ने, कंसल्टेंट्स ने एक ही बात की कि जो सेक्शन 221 है ये इन्वोक ही नहीं किया जा सकता अगेंस्ट डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। सेक्शन 120 डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर, क्योंकि डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर हुआ हुआ है तो उसकी बेस पे आप 221 को इन्वोक करवा रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट की वेरियस और अदर जजमेंट्स के नहीं, मुनाफिक इसमें है। मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट जी। है कि 221 जो है ना ये है यानी कि डीम ऑर्डर को भी रेक्टिफाई किया जाता है अगर एप्रोच फ्रॉम रिकॉर्ड हो तो मिस्टेक, ठीक है। लेकिन पहले ये देखना है कि क्या वो ये लॉ के मुताबिक है। जब कानून कहता है कि रिफंड जो है ना या ये ना रिटर्न फाइल 120(3) में इज ए डीम फॉर ऑल पर्पसेस एज ऑर्डर अंडर जी और ऑर्डर ट्रीट हो जाता है ना, जी। डीम हो जाता है ऑर्डर जी। फॉर ऑल पर्पसेस और जनरल है। और रेक्टिफिकेशन तो वहाँ होती है मिस्टेक हो, लॉ कह रहे हैं हमने कौन सी गलती इसमें कर रहे हैं जो 221 की होता है। जी। तो ये हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि जो सेक्शन 221 है वो इन्वोक नहीं हो सकता अगेंस्ट 120, ठीक है ना, उसकी बुनियाद पे। नहीं वो तो एक अलग चीज़ है, जी। लेकिन पहले तो देखना मिस्टेक है भी है जी, या नहीं। बिल्कुल। तो 221 की तो वहाँ लगता है जहाँ मिस्टेक हो, मिस्टेक हो, लॉ और के ये तो मुताबिक एज़ है। पर लॉ है, जैसे हमने लॉ- बात लॉ की ऐसे कि ही जी कह रहा जो रूल्स के मुताबिक है एडजस्टमेंट उसके मुताबिक ही हो रही है। लॉ भी जी। 120 है कि कौन सी है जिसमें डीम्ड असेसमेंट होनी चाहिए। जी, तो उसमें तो ये वो सर मैं आगे ऑल पर्पस उसकी बात आगे करता हूँ, ऑल पर्पज़ की बात, यानी टैक्स ड्यू और टैक्स रिफ़ंड, अभी मैं 2 मिनट के वक्फे से वो बात करता हूँ। अच्छा, फिर ये सेक्शन इन्वोक हुआ और आगे जाके ये बात आई तो देखा कि कुछ 2012-13 की एक हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट की। उसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 221 को, क्योंकि ये डीम्ड असेसमेंट है, ये हो ही नहीं सकती। डिपार्टमेंट ने क्या स्टैंस लिया, डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कोर्ट किया, कहा जी ये देखें ये 1993 का ये ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट तो हो सकती है।
उसमें फिर कहा यह गया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो बुनियाद करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि रिपील्ड ऑर्डिनेंस 1979 का, उसमें तो डीम्ड असेसमेंट का कंसेप्ट ही नहीं था। जो डीम्ड असेसमेंट का कंसेप्ट है वो तो इंट्रोड्यूस ही 2001 के ऑर्डिनेंस के अंदर हुआ है, तो वो भी बात बड़ी वैलिड टैक्स पेयर की। तो डिपार्टमेंट को इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, ठीक है जी। और वो जितने भी नोटिस और ऑर्डर्स थे वो एनल्ड कर दिए गए एट कमिश्नर अपील लेवल पर, वो ज़्यादातर उसी लेवल पर ही सेटल हो। एक हमारा जो जनरल सेक्रेटरी साहब मुल्तान टैक्स बार के जो हैं मोहम्मद इमरान गाजी, इनका एक बहुत ही मशहूर और बहुत यानी कि फ़ेमस रिपोर्टेड जजमेंट है शबीर फीड मिल्स लिमिटेड, वो इसको भी डील करती है। उसमें भी मतलब एजाज़ की बात मैं कह रहा हूँ कि एक रिपोर्टेड यानी रिसाले में टैक्स के उसमें मैगज़ीन में रिपोर्ट उससे भी मैंने देखा, तो उसमें भी यही कहा गया, जो ट्रिब्यूनल है ऑनरेबल मुल्तान बेंच का, उसने ये कहा कि ये सेक्शन इन्वोक नहीं हो सकता। अगर डिपार्टमेंट ने इसको इन्वोक करना है तो सेक्शन 122 में या तो ले जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको जो रिफ़ंड की एडजस्टमेंट की गई है उस रेलेवेंट टैक्स ईयर में जाके आप उसको वेरीफाई करें, उसकी पेमेंट्स को, और उसको वेरीफाई करें, ठीक है ना, और ये इंश्योर करें कि वाकई ये रिफ़ंड वैलिड है, ठीक है ना। लेकिन आप इस साल में बैठें और उसने जो है वो रिफ़ंड के कॉलम में अगर एडजस्टमेंट ली हुई है, आप उसको कहें जी दैट इज़ इनएडमिसिबल स्ट्रेट अवे विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, तो दैट इज़ अगेन इलीगल एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी लीगल प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो वो एक मशहूर जजमेंट, उसका हवाला मैं दे देता हूँ यहाँ। 126 टैक्स शबीर फीड मिल्स लिमिटेड, वो इसको डील कर रही है। ठीक है जी, ये एक उसका जो यानी समरी है, एक मैं आपको उसे, इट वाज एक्सप्लेन्ड एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड वाज एज पर फॉर्मेट ऑफ द रिटर्न ऑफ टोटल इनकम प्रिस्क्राइब अंडर द इनकम टैक्स रूल्स 2002, and that disallowance of adjustment without first providing its inadmissibility in relevant tax year was patently illegal. It was further argued that impugned action was clearly against the cases reported जो भी। We are of the view that, tribunal क्या कह रहा है? We are of the view that before disallowing refund adjustment in case in hand, officer inland revenue should have made attempt to verify refund claim of the taxpayer for the relevant tax year, and if after verification tax paid in excess was not verified, only then he could issue notices for disallowing adjustment of the same against tax payable for the subsequent year. In the absence of any finding of the record, the observation of the taxpayer had adjusted unverified refund is not sustainable. ये कह के तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। और वैसे आप एक रिपोर्टेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की डिनायल ऑफ रिफ़ंड, ठीक है ना, वो भी किसी तरह भी पब्लिक का पैसा है, उसको भी अगर वो किसी वजह से एरोनियसली, इनएडवर्टेंटली या बाय द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ एक्सेस चला गया है, तो वो उसको वापस किया जाए। ये टैक्स पेयर का बुनियादी हक आर्टिकल 24। सर मैं ये फ़ैसला बहुत मशहूर फ़ैसला जी सर, PLD 64 S, ये सुप्रीम कोर्ट जी, ये वायोलेटिव डिनाइल ऑफ रिफंड इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 24, बहुत मशहूर ये है, इसका बहुत सहारा लिया जाता है। इसकी
थोड़ी सी सर्विस फैसिलिटी की इससे ब्रॉडर भी है जी वो ये है कि बल्कि उन्होंने नेक में कोई निपटारा है जी कि आप टेक्निकल ग्राउंड की बेस पे किसी टैक्स पेयर का पैसा जी लिमिटेशन का भी इसमें तल्लक है। लिमिटेशन का जी ये भी है ये भी है लिमिटेशन का तल्लक जी। है। आपके 20 साल पुराना है कि स्टेट को जो है ना ये सूट नहीं करता कि वो किसी टैक्स पेयर का पैसा टेक्निकल ग्राउंड की वजह से या टाइम बार होने की वजह से जी वो नजायज रख ले जो उसका हक नहीं बनता। जी बिल्कुल ये है थीम उसकी सारी। बिल्कुल लिमिटेशन एक्ट भी इस पर अप्लाई नहीं होता। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा फैसला है, उसमें काफ़ी सारे लीगल पॉइंट्स हैं। हमने एक और इसमें दुनिया जहान के इसी तरह के हायर कोर्ट्स के फैसले को 10-15 की जिस्ट दी हुई है जी और वो भी बिल्कुल दी है वो भी। और बहुत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का फैसला है। अच्छा इसमें फिर है कि नो अमेंडमेंट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 125। ये तो हो गई बात पूरी 221 तक, यहाँ जो तो कहानी बिल्कुल क्लोज हो गई। अच्छा अब फिर क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला। अब क्या किया, उन्हीं टैक्स पेयर्स को या और लोगों को जो आगे नोटिस भेजे वो 122(5)A में भेजने शुरू कर दिए। मेरा एक क्लाइंट उसको 221 का ऑर्डर हुआ है, यही वाला बिल्कुल रिफंड। अभी यही आइडेंटिकल मैटर 122(5) में भी उसने करके नोटिस वो भी फैसला कर दिया। 122 221 में हो चुका था ये 221 में हो चुका है, अच्छा एनल्ड हो गया है कमिश्नर अपील से। उसके बाद डिपार्टमेंट कमिश्नर अपील ने ज़ाहिर है ये कहा कि इस सेक्शन में नहीं हो सकता। अगर वो ये समझता है कि ये कोई प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो वो 122 को इन्वोक करे। उन्होंने 122 को इन्वोक करना शुरू कर दिया और ये अब जो नोटिस करंटली आ रहे हैं वो ये इसके ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा अब बात फिर वही है कि जो हमने की कि 122 भी अगर इन्वोक करता है तो पहले उसको वेरीफाई तो करे रेलिवेंट टैक्स ईयर में जाके, या 122 इन्वोक करते ही उसका राइट इस्टेब्लिश हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा एक चीज़ आपको ये भी इनएडमिसिबल। रेलेवेंट ईयर अगर टाइम बार हो चुका है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ये भी सारा देगा नहीं सर, रेलिवेंट ईयर अगर टाइम बार हो चुका है उसकी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। अब वो प्रोसीडिंग उसकी 122 में तो नहीं कर सकता नहीं ना। नहीं 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 मैंने रिफंड नहीं, वेरिफिकेशन तो कर सकते। नहीं 2017 का रिफंड मैंने यहाँ जस्ट किया हाँ तो 2017 टाइम बार हो चुका है जी। तो कैसे वो उसकी वेरिफिकेशन करके क्या वो डिसअलाउ करेगा, अमेंडमेंट करेगा उसको? सर वो ये था कि मेरे एक केस में 2017 का ही मैं बात करता हूँ, 2017 का ही हुआ और वो उसने जनाब कर दिया टाइम बार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसका एक असेसमेंट ऑर्डर 2023 में हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब 170 ये कहता है कि विद इन 3 years, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। अब वो असेसमेंट ऑर्डर हुआ था मेरा, तो वो मेरा जो टाइम बार नहीं हुआ, एप्लीकेशन वैलिड रही। वैसे उसमें कोर्ट के फैसले भी तो हैं, फाइनेंशियल मैटर टाइम बार नहीं होते, ये फाइनेंशियल मैटर जी टाइम बार होती है सारे सर, ये वो ये टाइम बार हो जाते हैं। मेरा एक इसमें हम्बल व्यू ये है कि वो जो टाइम बार्ड है ना वो असेसमेंट है 122 की, वो नहीं खोल सकता, ठीक है ना। लेकिन जो रिफंड वेरिफिकेशन है वो वैलिड रहेगी, उसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ नहीं पी फाइजर का फैसला जब आ गया, भाई जब कह रहा है ना बिल्कुल फर्ज क्या खोल तो सकता है, अब उसको डिसअलाउ जो करेगा वो कौन सी सेक्शन में करेगा? सर, वो तो डिमांड निकालेगा ना फिर। नहीं डिमांड तो कौन सी सेक्शन में निकालेगा? 170 में 170 का डिमांड कर दी ऑर्डर होता है जी 170 का 170 का ऑर्डर। ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑर्डर है जो जी। अपीलेबल है जी। आप करें अच्छा तो और फिर साथ ही एक फ़ैसला इसी की सपोर्ट में कहा कि जी ईच टैक्स ईयर इज़ अ इंडिपेंडेंट टैक्स ईयर, ठीक है ना। एक के जो मामलात हैं वो दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर आपने रिफ़ंड क्लेम किया है, एज़ पर लॉ किया है, आपने वेरीफाई करना है तो उस साल को करना है जिसका उसने रिफ़ंड इसमें लिया है, ठीक है ना, एडजस्ट किया है, उस साल को आपने वेरीफाई करना है। ईच टैक्स ईयर एज इंडिपेंडेंटली, यानी उसको असेस भी किया जाएगा, उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। अच्छा ये तो थी टैक्स पेयर की सारी पॉइंट ऑफ। डिपार्टमेंट क्या कहता है इसमें? डिपार्टमेंट एक सहारा लेता है एक लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट का, उसका है कमिश्नर वर्सेस शिकागो मेटल वर्क्स,
वो बड़ा पुराना केस बड़ा पुराना केस है जी, लाहौर हाई कोर्ट जी, है। मुल्तान का ही है। डिपार्टमेंट। तो ये जी, ये ज़रा मैं लिख दूं, ये टैक्स रेफरेंस नंबर 48 ऑफ 2011। ये है डिपार्टमेंट इसका सहारा ले रहा है। इसमें क्या कहा, यूपी है ना, इस इंजीनियरिंग वर्क है। इसमें एक प्रिंसिपल जो है ना वो लेट डाउन किया गया। उसमें ये कहा गया कि जी ये जो डीम्ड असेसमेंट है 120 की, ये डीम्ड असेसमेंट है टैक्स ड्यू की, रिफंड ड्यू की असेसमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये बात इस फैसले में हमें क्लियर हुई और ये यानी अटेन इट्स फाइनलिटी, ये लॉ का हिस्सा है। तो डिपार्टमेंट का जो स्टैंस है इस तरह से, एक तरह से 122(5)(a) के तहत गुंजाइश उसके अंदर मौजूद है। अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जी जहाँ तक आपने एडजस्टमेंट ली हुई है, ओके ठीक है आपने ली हुई है, आप उसकी रिफ़ंड की एप्लीकेशन 170 की उस रेलेवेंट टैक्स ईयर की जिसकी ली हुई है वो फाइल कर दें और उसको वेरीफाई करा दें। ठीक है जी, अब ये जो वेरिफिकेशन है ये 122 वाली लिमिटेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने 17 का, जैसे सर कह रहे थे, किया हुआ है तो उसकी जो प्रोसीडिंग है 122 में तो नहीं चल सकती। ठीक है जी, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग 170 के अंदर वेरिफिकेशन वो पूरी की जाएगी कि इसने जो क्लेम किए, दैट क्लेम्स आर सपोर्टेड बाय वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड टैक्स जो उसने विदहेल्ड वो उस रिटर्न में क्लेम कर रखा है, दैट इज़ एक्चुअली डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है ना, लॉ भी, कोर्ट भी यही कह रही है कि कमिश्नर की ड्यूटी है कि जनाब वो वेरीफाई करे और वो रिफ़ंड ड्यू को इस्टेब्लिश करे, सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करे कि वाकई इसने जो क्लेम किया है वो लाइबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश, टैक्स ड्यू नहीं इस्टेब्लिश कर सकता वो, क्योंकि टाइम बाड़ 17 की बात कर रहा हूँ या उससे पीछे, लेकिन वो ये इस्टेब्लिश कर सकता है कि जनाब जो इसने क्लेम किया है वो वैलिड है, वो उसको वैलिड। वो रिफंड ही टोटल गलत है, यानी वो रिफंड इसमें एक्सेस अमाउंट जितनी है जी, उससे भी ज़्यादा गलत है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, तो फिर वो क्या करेगा, तो डिमांड बचती है। देखें अगर उसने गलत क्लेम किया है और वो सपोर्टेड नहीं है ऑर्डर में फिर वो डिमांड क्रिएट कर देगा, तो वो जाहिर है कि वो या तो अगर रिफंड कोई बचता हुआ तो वो कम कर देगा, अगर इतना भी ना बचता हुआ फिर वो जाहिर है कि वो डिमांड इस साल की क्रिएट करेगा ना। नहीं, अगर उस साल में निकल आए रिफंड, जितना टैक्स क्लेम करेंगे रिफंड ही ना बन करो सर वो तो फिर टाइम बार्ड होगी ना, 122 में करेगा ना, वो तो नहीं कर, लेकिन जिसमें क्लेम किया है जैसे 18 में किया है 17 का रिफंड जितना किया है। या जितना किया है वो उसको उतने की डिमांड। लीगल मनी को दो बार तो बेनिफिट नहीं ले सकते जी बिल्कुल एक बार चलो टाइम बार हो गया किसी की इनएफिशिएंसी की वजह से, जी तो आप उसको दोबारा फिर बेनिफिट लेना जी, वो तो नहीं हो सकता ना, देखे ना। तो इसमें हमारी जो हम्बल रिक्वेस्ट है, जो रिकमेंडेशन है सेक्रेटरी साहब, जो हमारी रिकमेंडेशन है इसमें ये होगी कि हम जिस साल का आपने क्लेम कर रखा है उसमें 170 की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 से ऑनलाइन दी जाए और रिफ़ंड को वेरीफाई 170 की एप्लीकेशन तो रिफंड लेने के लिए होती है, हम तो रिफंड ले ही नहीं रहे हैं, उसके आगे प्रोसेस है सारा रिफंड वो तो जारी करने। जी। तो यहाँ तो हम तो एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, वो तो बुक एडजस्टमेंट है। सर वो एडजस्टमेंट हो या रिफ़ंड हो, बात तो एक ही है ना। ये तो महकमा का काम है कि अपने लेवल पे देखें, वेरीफाई करें। अब तो हर चीज़ और यानी उसके सिस्टम में आ चुका है, चलान वगैरह हर चीज़। जी, तो वो भी अपने लेवल पे देखें, वो अपने लेवल पे भी देखे। हमने तो रिफंड लेना हो तो 170 की एप्लीकेशन, अगर रिफंड लेना हो जी वेरिफिकेशन की तो रिफंड एप्लीकेशन
लेकिन सर वो ऑर्डर करेगा तो ही हमारा जो राइट है वो इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि ये जो वेरिफिकेशन है ये होगी आपकी रिफ़ंड की, अगर आप रिफ़ंड लेते वो हैं। तो शिकागो का है ना। शिकागो का बाद में है सर, जो शिकागो मेटल वाली बात हो रही है ना, उसमें ये बात इस्टेब्लिश उनकी हुई। है ना, ये तो ये हाँ जी, बताएंगे ना। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ये ये जनाब, कोई अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको हम एंटरटेन कर लेते हैं। मेरा तो अभी वही सवाल है कि एक 177 है ना रिफंड की एप्लीकेशन, 170 170 की एप्लीकेशन तो वहाँ दी रहती है जब आपने रिफंड लेना हो। अगर क्लेम कर रखा है और मेरी रिटर्न पे आ गया है, रिफंड बन के आ गया है, और वो रिटर्न जो है ना मेरी डीम ऑर्डर हो चुकी है, तो इसका मतलब मेरा वो फॉर ऑल पर्पज उन्होंने कहा डीम है, ये यानी ऑर्डर है, डीम ऑर्डर है, हर किस्म का ऑर्डर वो बन गया। सर अब वो इसमें मजीद मैं रिफंड की एप्लीकेशन क्यों दूँ? मैंने कोई रिफंड लेना ही नहीं। रिफंड अब वो मेरी रिटर्न में पड़ा है रिफंड, उसको मैक्सिमम मॉडिफाई करे, वेरिफिकेशन करे, खुद करे, मांग ले इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं एप्लीकेशन का तलब नहीं बनता यहाँ लॉजिकली मेरे साथ। लेकिन सर है ना कि आप वो साल में कानून में नहीं है ये। रिस्ट्रिक्शन जो है वो एज पर लॉ तो नहीं है। तो वो जब लॉ तो यही कहता है कि फॉर ऑल पर्पज, ये लिखा हो उसमें फॉर ऑल पर्पज ये ऑर्डर होगा। लेकिन जो ये रिफंड जो बना वो भी उसके पर्पज के लिए भी होगा। शिकागो मेटल यही चाहिए आपकी बात जो है वो ठीक नहीं है। नहीं मकसद मैं एप्लीकेशन तो उस वक्त दूंगा तो मैंने रिफंड लेना होगा, मैंने लेना ही नहीं। वो देना नहीं चाहते, आप लेना नहीं चाहते जी, तो वो एक हमने तो लेना नहीं, हमने तो एडजस्ट कर लिया। जाहिर है एक प्रोसीजर जो है ना, वो देखते फिर जो ऑलरेडी फाइल की हुई है एप्लीकेशन को दिखाएंगे ना। इसमें जी ऐसे जाहिर है वही देंगे ना थोड़ा सा उसी में। explain कर देता हूँ। वो आज जो आपका रिफंड जो आप कहते हैं कि हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली देना नहीं चाह रहे आपको, उन्होंने इसलिए ब्लॉक कर दिया आईआरएस में। वो गलत किया, वो इलीगल है। अगर आप हाई कोर्ट्स में जाएंगे वो ना, गए हैं जी कोर्ट्स में, वो के चल रहे हैं जी। कोर्ट जब तक फैसला नहीं आता, एफटीओ साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस आ गई हैं, तो वो चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लॉ में प्रोविजन ना तो वो ब्लॉक नहीं कर लेकिन सकते। इसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। Option कैसे नहीं, कन्वे करें कि कंप्यूटर में किसी का खोल देते हैं, किसी का बंद कर देते हैं। हाँ जी वो चोर एक आंख में चोली चली हुई है। जी जी तो बिल्कुल। हमने बेसिकली क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है, बजाय कि हम उसको कहें कि यार तेरा 2-3 साल तक अब ये कोर्ट में लास्ट केस ईयर यही लड़ेंगे। होता है, जी। कभी रिफंड ऊपर कर दिया उन्होंने कि एडजस्ट कर लें, कभी बंद कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आंख में और अब चोली- वो सब्जेक्ट टू उसने कंडीशन कर दिया कि जी जिसकी वो एप्लीकेशन आएगी तो वो ये एडजस्टमेंट लेगा, अभी सिस्टम आपने कहा था उसको ना, देगा। ये इसकी लीगल बैकिंग नहीं है। जी एप्लीकेशन सॉरी, अगर एप्लीकेशन उससे एप्लीकेशन देना जरूरी है उसमें, जी एप्लीकेशन सिर्फ दे देंगे हम, एडजस्टमेंट का वो आप allow एडजस्टमेंट जो है ना वो अलाउ हो उस जाएगी। एप्लीकेशन बेस में उनकी जुडिक्शन आ जाएगी, वो वेरिफिकेशन करेंगे। जी उनकी जुरिडिक्शन आ जाएगी। उनकी जुडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि जुडिक्शन उनके पास पहले भी है। 170 में ये है कि जो एप्लीकेशन देगा, कमिश्नर की ड्यूटी है कि वो 60 दिन में उसका ऑर्डर करे, उन्हें ठीक है ना? verification की जुडिक्शन उनकी इन्वोक हो रही है उसमें, इन्वोक हो रही है। वरना तो वो जो है ना वो अपने लेवल जी, पे- बिल्कुल। अपने लेवल पे देखते हैं कि जी ये क्या, ये टैक्स पेड था या नहीं था, ये किस तरह। फिर उनके पास जुरिडिक्शन आ जाएगी ना इशू का। तो वो लेकिन उसके बाद उसको रिफंड जारी करना पड़ेगा। यहाँ 60 days के एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, टेक्निकली एडजस्टमेंट नहीं, वो रिफंड अपनी वो सारा डील ही रिफंड वोचर को कर रहा है जी 170। लेकिन ये जो जजमेंट है शिकागो मेटल वाली, ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो ऑल पर्पसेस है ना सेक्शन 120 जिसमें लिखा हुआ है ऑल पर्पस, ये सिर्फ टैक्स ड्यू के लिए है, टैक्स रिफंड के लिए नहीं है। मेरी बात सुनो, ये जो फैसला है ना उस वक्त 79 का ऑर्डिनेंस था, उस वक्त कुछ और जो बैकग्राउंड था, अब बैकग्राउंड कुछ और है। अब पहले होता था कि जो है ना, यानी कि हमने रिटर्न दे दिया ना, तो हमने इस्टेब्लिश करना है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और अगर उसने महकमे ने फैसला कर दिया, फिर 65 लगाते वक्त तो महकमे को जोर लगाना पड़ता था कि कुछ उसके बाद गुंजाइश है, जान है, यानी इसको इन्वोक करने की, यानी रीओपन करने की। अब जो है ना, अब हमने जो रिटर्न दे दिया ना, ये डीम असेसमेंट होगी। अब इसके बाद महकमे ने जोर लगाना है कि उसको वैसे कोई फॉल्ट निकालने का, कोई उसके पास वैलिड लॉजिकल कोई चीज़ होगी। ये पुराने लॉ में उसमें ये फ़र्क है, यहाँ पहले असेसमेंट हो जाती है, उसमें असेसमेंट जब हो जाती थी फिर उसको 65 करने में उसको जोर लगाना पड़ता था। जी जी
डेफर इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? नहीं नहीं, ये उस पर नहीं है सर, ये पुराने ऑर्डिनेंस का नहीं है फैसला। नहीं, पुराने ऑर्डिनेंस शिकागो शिकागो मेटल ये तो बड़ा पुराना है। ये 2011 का है, ये 2015 का है। हाँ जी, ये साल 11 का साल है और 15 को है। ये यही ऑर्डिनेंस के लिए एप्लीकेबल है। केस और भी पहले जो बहरहाल दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनरल सेक्रेटरी साहब को कि वो आएँ और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करें। जी हम बहुत शुक्र बहुत शुक्रगुजार हैं जी कि जनाब मोहम्मद उस्मान खान साहब के रिनाउड चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं मुल्तान के अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी क्लाइंटेज है इनकी और इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें आज लेक्चर भी दिया है। और हमारी आज खुशकिस्मती भी है कि जी हमारे पास जो शिकागो मेटल में जिन्होंने ये केस डिफेंड किया था स्टेट की तरफ से, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा जी कि जनाब कितना चाहिए पैसे इधरों तो FBR के भी हमारे पास वकील जो हमारे साथ ही होते हैं अदालतों में, और तो जनाब मैं तारिक मंजूर सियाल साहब इनका एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, तो इनसे गुजारिश करूँगा अपने चंद ख्यालात का इजहार फरमा दें। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बुलाया जाएगा यहाँ, तो मुझे कुछ स्पीच करने का इतना ना वो तजर्बा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये जो सेशन आप लोग शुरू कर रहे हैं ये इतना बेनिफिशियल है। मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ अक्सर आपके, तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, मैंने उनको भी ये सजेशन दिया है कि वो ये सेशन देखा करें, तो वो भी देखते हैं। उन्होंने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छा सेशन है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं जो आम हालात में आम लोगों को समझ नहीं आते, तो उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ ये जो सेशन होता है तो ये बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि ये हमारे जितने कुछ दोस्त जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनको भी कहूँगा कि वो भी आएँ, शामिल हों इस सेशन में, ताकि इसको मज़ीद तक़वियत मिले और लोगों को टैक्स के बारे में जो मालूमात अक्सर लोगों को नहीं होती, जो हमें होती हैं, आम लोगों को नहीं होती, तो उन तक ये मामला जो हैं उनके डोर स्टेप पर ये उनको मुहैया हों। तो अगर कोई टैक्स गुजार किसी प्रॉब्लम में है तो वो पहले माइंड बना के आए कि मैंने वकील को जाके क्या बात करनी है, मेरा मसला क्या है, और वकील को समझाने में आसानी रहती है और वकील को उसको समझ के आगे उसके मसले को हल करने में भी आसानी रहती है। तो बड़ी मेहरबानी गाजी साहब, आपने मुझे ये मौका दिया, 2-4 अल्फाज जो कि पहले से तय नहीं थे लेकिन मैंने बोल दिए, बड़ी मेहरबानी। ख़ास तौर पर गाजी साहब का तो मैं बड़ा पुराना मुतक़िद भी हूँ, बल्कि मेरे बड़े अच्छे इनके साथ मरासिम भी हैं, बहुत पुराने मरासिम हैं, तो इस हवाले से उनका भी बड़ा शुक्रिया। हाँ, बेतकल्लुफ़ाना उस्मान साहब का भी बड़ा शुक्रिया, बड़ा अच्छा इन्होंने समझाया। 221 और 122 को इन्होंने अच्छी तरह एलेबोरेट किया। तो अल्लाह करे आपकी मेहनत रंग लाए और जो लोगों के मामलात हैं टैक्सेस के, ये अच्छे तरीके से हल हो सके। शुक्रिया जी। चलें आप मैं लेक्चर को यहीं पे हम क्लोज़ कर रहे हैं। अब मैं मोहम्मद यूनुस गाजी साहब हमारे सीनियर मेंबर, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स पेश करें अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मैं जो है ना रिफ़ंड के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या कोई जो मेरे पास एक यानी कि पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें नहीं मगरिब की तो 7 बजे है। अच्छा, अब जो है ना रिफ़ंड के मतलब ये है कि पहली तो बात ये है कि रिफ़ंड जो है उसमें जो है ना महकमा अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर लेता है। कोई उसको यानी कि ये रिफ़ंड वेरीफाइड नहीं है, उसको कर्टेल कर दिया, किसी और वजह से कर दिया। और बाज़ बात वो टैक्स जो है ना उसकी नौयत और टैक्स को वो डिसाइड करना शुरू कर देता है कि जी ये तो मिनिमम में आता है या PTR में आता है, ये एडजस्टेबल नहीं है। वो 170 में जो है ना उसमें उसको डिटरमिन करना शुरू कर देता है। मेरा जो व्यू है इस पर आप भी एग्री करेंगे कि 170 में सिर्फ उसके पास अख्तियार है वेरिफिकेशन ऑफ द टैक्स पेड और उसको इफ़ेक्ट देना, इसके अलावा उसके पास अख्तियार नहीं है। अगर कोई चीज़ फर्ज मैंने
मैंने जो है ना जशेबल कर दिया, वो कहता है ये PTR का है टैक्स, तो ये 122 में जाए। लेकिन यहाँ इसी फैसले में अगर किसी ने कर दिया है ना, तो ये जो है ना, यानी बंदा जो है ना, इसको जो है ना, ये नहीं रेक्टिफिकेशन अप्लाई करके या उसकी अपील करके जो है ना उसको यानी ठीक करा सकता है। और उसका जो है ना, ये जो है ना उसके अमेंडमेंट का जो अख्तियार है 122 का, हो सकता है कि जब ये आए उसके पास इशू, जब ये अपीलों में से हो आके, तो उस वक्त वो टाइम ही ख़त्म हो चुका हो। यानी लेकिन ये जो रिफंड वाला जो आप बता रहे हैं, हाँ। ये तो आप अगर आप पैसे दें रिफंड के लिए तो फिर ये इशू नहीं होते। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। जहाँ पैसे नहीं देंगे, नहीं, वो अलग चीज़ है। स्पीड मनी लगा दें तो कोई इशू नहीं बनता, स्पीड मनी ना लगाएं तो फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना, इसमें एडजुडिकेशन वाला मैटर जो है ना, वो लाके इसको इफेक्ट नहीं दे सकते। पहली तो बात, अगर दिया हुआ है, आप 10 साल बाद भी अगर उसको लेके फैसले कॉपी लेके, अच्छा दूसरी बात है कि आपका जो है ना कोई यानी अनवेरीफाइड का कटेल कर देना, फ्रांची कर देना, वो भी किसी टैक्स पेयर का कोई पैसा जो है ना, कोई भी चीज़ जो है ना जो उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, उसको यानी शोकाज दिए बगैर जो है ना वो आप नहीं कर सकते। और जितने भी केस इतने आपके हैं जहाँ जहाँ जो है ना 20 साल के हैं, क्योंकि इलीगल ऑर्डर की कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये आप तो जानते हैं ना, इलीगल ऑर्डर की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ये इलीगल ऑर्डर है कि बगैर कन्फ्रंट किए उन्होंने जो है ना आपके कर्टेलमेंट कर दी हैं। आप 20 साल के, 30 साल के, 10 साल के जितने भी हैं ना, जाके आप उनको जो है ना अपील कर सकते हैं, वो अटैच्ड कापियाँ लेके अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो बगैर कन्फ्रंट किए जो है ना उसको कोई चीज़ को छेड़खानी नहीं कर सकता, और ना ही अपना माइंड अप्लाई कर सकता है कि जी ये जो PTR में आता है, NTR में आता है, या इसमें एडजस्टेबल है या नहीं है। ये 122 का मसला है, 122 है या 122(5) है या 122(5) जो भी है, वो वहाँ का मसला है। अच्छा, इनएडिबिलिबल एक्सपेंसेस भी बात हुआ तो वहाँ कर देते हैं कि जी ये जो इनएडिबिलिबल, लिहाजा इनकम आपकी ये नहीं, ये बनती है, इसके ऊपर टैक्स ये बनता है, WWF लगा दिया उसी में ही, उसमें एडजस्ट कर लिया कि जी ये WWF नहीं, नहीं WWF लगा दिया उसमें, और उसको कर्टेल कर दिया आपका रिफंड। वो ये 122 का इशू है, ये 170 का इशू नहीं है, 122 का ये रेक्टिफिकेशन, और नहीं 170 का नहीं है। चलो ये तो डिसाइडेड है, 170 का इशू नहीं है कि WWF लगा दिया या कोई और चीज़ लगने वाली है वो लगा दी कि जी ये भी इस तरह से ये भी लगता था आपके ऊपर, ये मैं लेस कर रहा हूँ, फलां चीज़ लेस कर दो, फलां नहीं टैक्स लगा के रिड्यूस कर। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड के मतलब जो है ना, एक बार जो है ना मैं भूरबन में हमारे पाकिस्तान टैक्स बार के प्रोग्राम होते थे, मैं वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ अहमद शुजा साहब थे, फौत हो गए, अब काफ़ी सीनियर थे लाहौर के, वो एजुडिकेशन के ऊपर वो कर रहे थे आर्गू। अब जब आए ना अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड के मतलब, उन्होंने क्या जी यही कि जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड लाजमी देना है। कहने लगा जी ये 1700 समथिंग में ये फर्स्ट टाइम किसी कोर्ट में से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी जगह आया था ये कि भी ये जो है ना, अगर ये जो है ना लॉ में, उस लॉ में हो सकता छोटे से लॉ होते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड का जिक्र नहीं भी किया गया, ये डीम किया गया, प्रज्यूम किया जाएगा ये उस लॉ का हिस्सा है, ये अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, उनको भी अल्लाह ताला ने पूछा भी आपने क्यों ऐसा किया, उन्होंने जवाब दिया फलां। तो जब ये बात ख़त्म होगी, मैंने कहा जी उससे पहले का भी एक केस लाए, कहने लगे जी आदम अलैहिस्सलाम से पहले का, मैंने कहा नहीं, कहने लगे जी आदम अलैहिस्सलाम का तो मैंने रेफरेंस दिया, मैंने कहा जी मैं भी आदम अलैहिस्सलाम के रेफरेंस दूंगा। कहने लगे वो क्या, मैंने कहा जी जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इबलीस ने सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ताला ने उसको शोकाज दिया, ए इबलीस तू ये बता तूने सजदा क्यों नहीं किया, दिस इज़ अ शोकाज। उसने इसका जवाब दिया, उसके जवाब के बाद फिर ऑर्डर हुआ कि भी इसका जो है। अच्छा, अब यहाँ जो है ना असल चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट वो ये है कि क्या अल्लाह ताला जो कुल इल्म उनके पास है, क्या अल्लाह ताला को पता नहीं था कि भी इसने क्यों सजदा नहीं किया। इस इल्म होने के बावजूद, इल्म कुल होने के बावजूद उन्होंने ये प्रोसेस अख्तियार किया। फिर उसका जवाब आया, फिर उसका जवाब आया
कि भी इस वजह से अल्लाह ताला को तो ये भी पता था कि इसका जवाब आना क्या है, और फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर करना क्या है। तो अगर अल्लाह ताला इतना इल्म होने के बावजूद वो ये प्रोसेस अख्तियार करते हैं, हमारे जैसे ख़ताकार बंदे अगर यानी कि वो जो है ना, अगर अपॉर्चुनिटी हर्ड कर दिया जाए, कई बार ऐसा आगे से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ या एक्सप्लेनेशन आती है जिसमें बंदे का माइंड तब्दील हो जाता है कि यार ये वाकई ये तो मेरे जहन में नहीं थी, ये जो ये आगे से ये बता रहा है। तो लिहाजा इंसान के ऊपर तो ज़्यादा लागू होती है ये चीज़ कि अपॉर्चुनिटी हर्ड दे। और जो मैं बता रहा हूँ ना कि फंड जो है ना कर्टेल कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से ही बगैर कन्फ्रंट किए, तो जो बगैर कन्फ्रंट किए वो तो वैसे ही इलीगल होते हैं। अब मैं सेशन को क्लोज करता हूँ और तमाम दोस्तों से गुजारिश है वो इधर तशरीफ़ ले आएँ। शेख रफ़ी साहब से गुजारिश है तशरीफ़ ले आएँ, इधर ही आ जाएँ साहब अपना। सर शेख साहब से गुजारिश है, तारिक मंजूर सियाल साहब, हमारे स्पीकर्स दोनों स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। गाय साहब ने ज़्यादा मेहनत की है स्पीकर से, तो इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सेशन माशाअल्लाह काजी एंड कंपनी में जो होस्ट किया इमरान गाजी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने स्पीकर हजरात को जो टॉपिक दिया स्पीकर हजरात को, उसमें उस्मान साहब और यूनुस गाजी साहब थे। बाद में यूनुस गाजी साहब ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी, इमरान गाजी साहब ने भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन उस्मान साहब ने अपने इस टॉपिक को बहुत खूबसूरती से आसान तरीके से प्रेजेंट किया और दोस्तों को इनको सबको समझ आई कि ये आखिर इशू है क्या और इसमें क्या कुछ यूजेस अब्यूज़ इसमें क्या हैं। तो इन सब सेशंस को देखने के बाद हम तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि गाजी एंड कंपनी के जो सेशन होते हैं ये बहुत लिटरेरी, बहुत अच्छे और बहुत लॉ को समझने के लिए, इंटरप्रिटेशन और लॉ के लिए ये ज़रूरी है सेशन सुनने, और यहाँ आना भी चाहिए और सेशंस को सुनना भी चाहिए। तमाम लोग उससे महजूज भी होते हैं और उस सेशन को सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करने का जज्बा भी बढ़ जाता है और लॉ पे पूरी कमांड भी हो जाती है। इसलिए आप सब आज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इनके गाजी साहब और इमरान गाजी साहब के रिज़्क़ में बरकत डाले। जब हमें आएँ तो कुछ तवाज़ो भी करते हैं, चाय भी पिलाते हैं, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत भी डाले और दीगर मामलात में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और ये टैक्सेशन का ये सेशन इसी तरह चलता रहे, रवादान रहे। और यूनुस गाजी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।